अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा आलमी खबरों और तज्ज़ों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुमेरात की रात और मार्च की 5 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमतुल मुबारक की सुबह और मार्च की 6 तारीख है। नादरीन, मशरक़ वस्ता में हालात वैसे के वैसे हैं, यानी बिगाड़ का शिकार हैं। एक जंग है जो फैल रही है और अब छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। और अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर भरपूर बमबारी की जा रही है, बहुत बड़े हमले किए जा रहे हैं, जबकि इसके जवाब में ईरान की जानिब से भी जवाब दिया जा रहा है। न सिर्फ ये कि इसराइल को ईरानी मिसाइल निशाना बना रहे हैं, बल्कि इस खत्े के मुख्तलिफ ममालिक को भी, जिनमें कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन वगैरह शामिल हैं, जिन पर के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी हमले हुए हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों को गिराया है, मार गिराया है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये जंग शुरू हुई थी और इस जंग के आर्किटेक्ट्स जो थे, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपनी अक़वाम को ये एश्योरेंस दी थी, एक तरह की, जो उनकी स्टेटमेंट से जाहिर होता था, कि ये जंग महदूद होगी, छोटे पैमाने पर होगी और जल्द ही ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि इम्प्रेशन ये था कि चूंकि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं और वहाँ पर ईरानी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जो मुजाहिरीन हैं उनको उनका कत्लेआम भी किया, हज़ारों की तादाद में उनकी तादाद बताई जाती है कि जिन्होंने इन मुजाहरों में जान गंवाई। और उसके बाद यहाँ अहले मगरिब का यह ख्याल था, स्पेशली अमेरिका में और इसराइल में, कि अगर इस वक्त कोई इंटरवेंशन की जाए तो शायद ज़मीन बिल्कुल हमवार है और यहाँ पर हम अगर थोड़ी बमबारी करें तो लोग खड़े होंगे और वहाँ पर हुकूमत को तब्दील कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, वो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमलावर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या आर्किटेक्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो ये है कि ईरान की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत ना सामने आई। दूसरा ये है कि ईरानी कौम वैसी नहीं खड़ी हुई जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कि यानी बमबारी होगी और वहाँ पर चूंकि एक तरफ से उन पर, यानी हुकूमत पर को कमज़ोर किया जा रहा है, बमबारी के जरिए उनके लीडरान को कत्ल किया जा रहा है, जिनमें आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो कि उनके रहबर हैं, उनको शहीद किया गया और बाकी उनके आला तरीन क़यादत को भी शहीद किया गया। तो उसके बाद ख्याल था कि यहाँ पर हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हमने ये देखा कि ईरान ने इस मरतबा अपना जवाब गुज़श्ता साल जून में हुई हुई जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ रखा। यानी इस मरतबा ईरान ने निशाना बनाया न सिर्फ इसराइल को, बल्कि मिडल ईस्ट में जितनी भी अमरीकी बेसिस हैं, कम अज कम 8 बड़ी बेसिस जो हैं उनको ईरान ने निशाना बनाया। और तकरीबन 12 मुल्कों में, कम अज कम 12 मुल्क ऐसे हैं जहां पर कि उसने हमले किए। जो ताज़ा तरीन इन मुल्कों की फहरिस्त में नया मुल्क शामिल हुआ है वो अजरबैजान है, जहां पर के ईरानी ड्रोन्स गिरे हैं। करचे वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन्स वहां भी गिरे हैं। तो गोया ये जंग फैल गई है और लगता है कि भरपूर बमबारी के बावजूद, एक बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद, इस वक्त भी जवाब आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब कुछ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह ईरान ने पहले दिन, जब अमेरिका और इसराइल ने इस पर हमला किया था, तो इसके जवाब में ईरान ने कोई 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फेंके थे मुख्तलिफ डायरेक्शन में, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी थी और इसराइल भी था। लेकिन आज के दिन में, यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, इत्तला है कि शायद 29 या 30 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फेंके। लेकिन ये अब ईरान की स्ट्रेटजी है, या उनके पास मिसाइल कम हो गए हैं, या वाकई उनके जो लॉन्चर्स हैं उनको अमरीकी और इसराइली बॉम्बिंग ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं है। लेकिन एक हकीकत ज़रूर सामने आई है, और वो ये कि ईरान ने एक नई किस्म का मिसाइल भी इस्तेमाल किया है, जो कि बेसिकली मुख्तलिफ वॉर हेड्स को ले जाता है और क्लस्टर बॉम्बिंग करता है। ये पहली मरतबा है कि इसराइल के खिलाफ ईरान एक क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये जाता है फजा में, फिर से बहुत सारे बम निकलते हैं जिसको कि इसराइल का कोई भी सिस्टम नहीं रोक पाता। वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इसराइल ने इस वक्त काफी सख्त पाबंदी लगाई हुई है वहां पर। आप यानी अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो वीडियो उनसे छीन ली जाती है, ताकि दुनिया को पता ना लगे कि यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है। लेकिन दुनिया को वो नुकसान जरूर नजर आ रहा है, जो कि चाहे एक अमेरिकी बेस हो कुवैत में, जिस पर चंद घंटे पहले हमला हुआ और उसके काफी विजुअल्स हर तरफ वायरल थे, या फिर हमले हो कतर पर, या मुत्तहिदा अरब अमारात पर, या फिर बहरेन पर। बहरेन का तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने बहुत ज्यादा उसको भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान ने बहरेन की जो मेन ऑयल रिफाइनरी है उसको भी निशाना बनाया और वहां पर बहुत बड़ी आग लगी। तो यूं ये जंग, जो कि कहा जा रहा था कि स्विफ्ट होगी, यानी जल्दी खत्म होगी, अब लगता है कि ये जंग लंबी होगी। ये तवील मुद्दती जंग बन चुकी है या बनने वाली है।
बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि ईरान के पास अगर मिसाइल खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद तो ये जंग खत्म हो जाएगी। मेरी राय में फिर भी ये जंग खत्म नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी कुर्द जो जंगजू हैं उनको मुसल्ह कर रहे हैं बहुत तेजी से। इराक में काफी ज्यादा वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं ताकि इन कुर्द जंगजुओं को ईरान के अंदर भेजा जा सके और जो ईरानी अफवाज हैं उनको वहां इंगेज किया जाए। तो अमेरिका और बाकी जो उसके इत्तेहादी हैं, स्पेशली इसराइल, वो अपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड तो नहीं चाहते कि भेजें, लेकिन वो अपने प्यादे जरूर भेज रहे हैं। यानी कुर्द जो हैं ये बुनियादी तौर पर फैले हुए हैं। कुर्द चाहे शाम में हो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, कुर्द चाहे इराक में हो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और कुर्द चाहे दुनिया के, यानी ये फैले हुए हैं 4-5 मुल्कों में, जिनमें के टर्की है। टर्की का एक अजीब सा मामला है कि टर्की नेटो का मेंबर भी है, कुर्दों के खिलाफ लड़ भी रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी आज़ादी की कुर्दों की तहरीक तुर्की में है। यहाँ पर अगर कुर्द ताकत पकड़ते हैं, अगर कुर्द ईरान में जाते हैं, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा, यानी वहां पर चेंज कर ला पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये खाना जंगी की सूरत हाल ईरान से ज्यादा तुर्की के लिए दर्द सर होगी। क्योंकि इससे न सिर्फ ये है कि अगर एक तरफ इन कुर्दों को अमेरिका और इसराइल ईरान की हुकूमत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साथ साथ इन कुर्दों की आज़ादी की तहरीक भी मजीद मजबूत होगी। क्योंकि जो कुर्द इराक में बैठे हैं वो तुर्की के साथ मिलकर और साथ शाम के साथ मिलकर, और वो लोग जो कि कुछ हिस्सा ईरान का कुर्दों पर भी मुश्तमिल है, वो मिलकर अपना एक मुल्क बहुत पहले से बनाना चाहते हैं। क्या इसके नतीजे में यहाँ पर नक्शा बदलेगा? मुझे वो भी मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि तुर्की कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा। यानी ईरान तो जाहिर है कि मुजाहिमत कर रहा है, वो तो करता रहेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की इसकी इजाजत देगा। बल्कि तुर्की का सबसे बड़ा इम्तिहान शायद शुरू होने वाला है अगर ये कुर्द जंगजू ईरान के अंदर जाकर लड़े। तो यहाँ पर जो मंजरनामा बन रहा है वो मंजरनामा ऐसा है कि जहां पर अब जिसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी ऐसी जंग जो कि न खत्म होने वाली है, और ये एक ऐसा जख्म बन जाएगा जिससे कि खून रसता रहेगा। जिस तरह के हमने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की एक बहुत कमजोर हुकूमत थी, 9/11 के बाद अमरीकी आए यहाँ पर, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की, सब कुछ किया, उनकी हुकूमत खत्म कर दी। लेकिन जब हुकूमत खत्म की तो क्या अफगानिस्तान पर उन्होंने मुकम्मल कब्जा हासिल किया, बावजूद इसके कि ओबामा के दौर में वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा सिर्फ अमरीकी अफवाज थी। अगर आप उसके साथ नेटो और दूसरे इत्तेहादी ममालिक की अफवाज को शामिल करें तो ये इससे कई गुना यानी काफी ज्यादा थी, तकरीबन शायद 2 लाख के करीब थी। लेकिन अफगानिस्तान पर वो कब्जा ना कर पाए। और वो लोग जो कि सिर्फ, यानी कि वो चप्पल में फिरते थे, जो तालिबान थे, उनके पास इतने वेपन्स भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, उन्होंने वो जंग ऐसी यानी लड़ी कि जो अमरीकी थे उनको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। और अफगानिस्तान छोड़ने के लिए दरखास्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान से की थी कि आप हमारी तालिबान के साथ बातचीत करें, पैचअप करें। लेकिन जाहिर है वो हो गया, दोहा में मुज़ाकरात हुए और नतायज सबके सामने। कहने का जो मेरा मकसद है, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि देखिए, आप ताकत के जरिए एक हुकूमत को तो हटा सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी कर सकते हैं। लेकिन आप न तो जोग्राफिया पर कब्जा कर सकते हैं, ना इस जोग्राफिया में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं, या उनके दिल दिमाग जीत सकते हैं। जिसको कहते हैं कि वो हार्ट्स एंड माइंड्स की जो वॉर है, वो आप नहीं जीत सकते। तो आपने वो भी हारी। यहाँ पर एक स्टेबल हुकूमत, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें, मेरा 50,000 जगहों पर उनसे इख्तलाफ होगा, लेकिन एक हुकूमत है, सेंट्रलाइज्ड हुकूमत है, पूरा जोग्राफिया उनके कंट्रोल में है। अगर ईरान में इस किस्म के मामलात बनते हैं कि जहां पर कुर्द फाइटर्स जाते हैं, वहां पर नए नए दहशतगर्द ग्रुप्स भी सामने आते हैं, तो वहां पर पता नहीं कितने फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ, यानी एक ऐसा खित्ता जहां से कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैफिक, जो ओशन ट्रैफिक है, वो चलती है। जो बाबुल मंदब हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजरती है। और ईरान की तरफ ज़ाहिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और वहां से अगर ईरान अनस्टेबल रहता है तो मेरा ख्याल है कि इससे न सिर्फ इस खत्ते की इकोनॉमीज का खाना खराब होगा, बल्कि इसकी ग्लोबल इम्प्लिकेशंस होंगी। इसकी इम्प्लिकेशंस सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगी। क्योंकि आप देखिए कि वो दुबई, जहां पर के पाकिस्तान के जितने चोर डाकू थे जिन्होंने कि वहां पर जायदादें खरीदी थी, आज वो सबसे ज्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो भूल जाएं कि दुबई की मार्केट फिर वो रहेगी जो पहले थी। क्योंकि लोग खौफ है, इन्वेस्टर वहां पर नहीं जाता, जो टूरिस्ट है वो भी वहां नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत चाहे जितने भी अच्छे वहां पर पुलिस फोर्स खड़ी कर दे, लेकिन अगर वो हुकूमत अपनी जोग्राफिया की हिफाजत के काबिल ना हो, हमेशा उसको
چھتری کی ضرورت ہو تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور یہی کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دبئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال باقی جو یہاں پر عرب بادشاہتیں ہیں ان کا بھی ہونے والا ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ یہاں پر معاملات مزید بگڑیں گے۔ یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو مشرق وسطیٰ ہے، یہ جو گلف کنٹریز جو ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ تقریباً کوئی مختلف ملکوں میں، کچھ ملکوں میں 90% پانی ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے آتا ہے، کہیں پر 70%، لیکن اگر آپ ایوریج ڈالیں تو کوئی 60 سے 70% پانی جو ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے آتا ہے، یعنی سمندری پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اب یہ پلانٹس جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے پلانٹس اس علاقے میں واقع ہیں۔ اگر یہ پلانٹس اس جنگ میں نشانہ بنتے ہیں تو یہاں پر تو لوگوں کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ خوراک کی بات ہو رہی ہے، آج سعودی عرب کا ایک بڑا اخبار ہے عرب نیوز، اس میں ایک خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ ابھی زمینی راستے ان ملکوں کے جو خوراک کی ضروریات ہیں ان ملکوں کی، وہ پوری کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر ایک طرف جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے جس کے ذریعے تقریباً 90% خوراک ان ممالک کی آتی ہے، چونکہ وہ بند ہے، تو یہاں سے جو فوڈ کی ڈسرپشن ہے وہ کافی بڑی آنے والی ہے، بلکہ شاید اس کے اثرات آہستہ آہستہ کئی ممالک میں آنا شروع ہو چکے ہوں۔ اب سعودیہ کا جو دوسری طرف ہے، یعنی جو ریڈ سی کی پورٹس ہیں سعودی عرب کی، جس طرح جدہ وغیرہ ہو گیا، وہاں سے اگر آپ خوراک کی ترسیل لا سکتے ہیں تو بالکل وہ ممکن ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے سارے ممالک ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا سعودی عرب کے لیے اور اپنے ضروریات کو بھی پورا کرنا شاید ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر جو ان کی اکانومیز ہیں ان کا، یعنی اکانومیز تقریباً بیٹھ جائیں گی، کیونکہ اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی ہیں جو بڑھ رہی ہیں، اور اس میں یقیناً وہ ممالک جو کہ ابھی بھی تیل کی پیداوار کر رہے ہیں جس طرح سعودی عرب ہے اس کو تو فائدہ ہوگا، لیکن قطر جس کی گیس بند ہے، بحرین جس کی آئل ریفائنریز میں شاید ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کے اوپر تو انہوں نے اتنی بامبنگ کی ہوئی ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ برے حالات میں ہے۔ تو یہاں پر جو اکانومیز ہیں ان کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے کہ وہ ممالک جن کی اکانومیز کا انحصار گلف کنٹریز کی اکانومیز پر ہے، جس طرح پاکستان ہو گیا جہاں سے کہ لاکھوں پاکستانی وہاں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک، بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، غریب لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو پالتے ہیں وہاں پر مزدوری کر کے۔ لیکن اگر یہاں پر مزدوری نہ رہے تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت برا اثر پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان پر بھی ہوگا، کیونکہ اگر وہاں پر جابس ختم ہوں گی یا وہاں کے جو لوگ امپلائرز ہیں وہ تنخواہ دینے کے قابل نہ رہیں تو وہاں پر بھی معاملات کافی زیادہ بگڑیں گے۔ تو یوں یہ جو جنگ ہے یہ اگر زیادہ پھیل تو چکی ہے، لیکن اگر اس کا وقت زیادہ بڑھتا ہے، یعنی یہ ختم نہیں ہوتی ہے، جو میرا نہیں خیال کہ ختم ہوگی، چاہے یہاں پر حکومت ختم ہو بھی جائے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ ایران میں ایک نہیں دو افواج ہیں، ایک ایران کی ریگولر آرمی ہے اور دوسری پاسداران انقلاب ہے، اور وہ اس وقت نہیں لڑے۔ وہ اگر کہیں بھی کسی بھی کامبیٹ میں جائیں گے تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں جو بھی آئے انویڈر، چاہے وہ کرد جنگجو ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، تو یہاں پر انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ اور ساتھ یہ کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو بھی سیف کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے۔ حالیہ دنوں میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہاں سے جو تیل کے جہاز یہاں سے جو گزرتے ہیں ان کو ہم پروٹیکشن دیں گے، تو اس کے بعد پھر امریکی میڈیا میں خبریں آئیں کہ ان کو بتایا گیا کہ حضور ہمارے پاس یہاں پر اس وقت اتنے جہاز نہیں ہیں کہ ہم اس ٹریفک کو محفوظ بنا سکیں۔ تو گویا یہاں پر معاملات بگڑ رہے ہیں، اس کا اثر پاکستان پر ہوگا۔ پاکستان میں آلریڈی تیل کا کرائسس تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور آج آل پاکستان جو آئل ڈیلرز کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی 26 دن کے یا کوئی کہتا ہے 28 دن کے ریزروز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ریزروز کیسے ریزروز ہیں کہ ابھی جو ڈیلیوریز ہیں ان میں تقریباً 50% کمی آ رہی ہے۔ کئی جگہوں پر وہ ڈیلیوری جو کہ ان کو آج آنی چاہیے تھی کسی گیس اسٹیشن یا پیٹرول پمپ میں، اب وہ 3 دن بعد مل رہی ہے۔ تو شاید آنے والے دنوں میں بہت جگہوں پر پاکستان میں یہ تیل کی لائنیں بھی لگیں۔ لیکن پاکستان نے اپنا وزیر بھی بھیجا سعودی عرب، وہ سعودی عرب جس کا پاکستان ایک دفاعی اتحادی بھی ہے، اور لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ وہ گئے وہاں پر، یہ معلوم نہیں کہ ان کی وہاں پر کسی سے ملاقات بھی ہوئی یا کسی نے ان کو ٹائم بھی دیا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی جو تیل کے ممکنہ مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ابھی تک۔ اور ساتھ ہی جو گیس کا مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس LNG کی جو سپلائی ہے وہ قطر نے بند کر دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے تو سب سے بڑے کانٹریکٹس ہی اس کے ساتھ ہیں، قطر کے ساتھ ہیں۔ پاکستان نے کچھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ گیس امریکہ سے بھی خریدیں گے، تو شاید
कुछ सप्लाई वहां से आए, लेकिन क्या वो काफी होगी पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा करने के लिए? मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की सिफारतकारी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम तमाम गल्फ की कंट्रीज को के जो सरबराहान हैं, उनके जितने भी अहम लीडरान हैं, तकरीबन दो चार से तो उनकी फोन पर बात हो चुकी है और उन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती भी किया है। लेकिन ईरान के हवाले से पाकिस्तान के रवैये में कुछ दोगलापन नजर आ रहा है। वो ज्यादा खुलकर बोल भी नहीं रहे, खुलकर वो उसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे, और खुलकर वो उसकी हिमायत भी नहीं कर रहे। कुछ ऐसी ही हालत भारत की भी है, क्योंकि भारत ने भी जब से अली खामेनाई का जो उनको जो शहीद किया गया था, तो उसके बाद जाहिर है कि पूरी दुनिया में जो ईरानी सफारत खाने हैं वहां पर लोग जाते हैं कंडोलेंसेस के लिए, ताज़ियत के लिए। जो किताब रखी जाती है उसमें अपने ताज़ियती अल्फाज लिखते हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत ने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मना किया हुआ था कि आपने किसी सफारत खाने में जाकर कंडोलेंसेस नहीं करने। 4 दिनों बाद आज, यानी तकरीबन कोई आज भारतीय मीडिया में मैं देख रहा था कि खबरें थी कि कोई 4 दिनों बाद उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री, वो गए न्यू दिल्ली में जो ईरानी सफारत खाना है, और वहां पर उन्होंने जाकर जो ताजियत है वो की बाकायदा। तो वहां पर भी मामला जो है बहुत ज्यादा यानी मुख्तलिफ हैं। लेकिन भारत के पास शायद रीजन ज्यादा हैं, क्योंकि भारत के लिए आप देखिए कि अगर पाकिस्तान अभी तक ये इस बात की तवक्को कर रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, और अभी तक फिलहाल कोई बड़ा ऐलान नहीं है, उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका ने भारत की मदद का बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने तो भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे कि ये रूस से तेल तेल खरीद रहा है। और आज जो अमेरिकी वजीर हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ऐलान किया है कि हम भारत को 30 दिनों का इस्तेस्ना दे रहे हैं रूसी तेल खरीदने से। यानी 30 दिनों तक भारत लीगली रूस से तेल खरीद सकता है, तो वो अपने स्टॉक्स भर देगा। तो यहाँ पर अब ये मामला अगर बढ़े भी तो भारत पर उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। इसीलिए भारतीय की हुकूमत जो है वो अपने कंज्यूमर्स को ये एश्योरेंस दे रही है कि यहाँ पर तेल की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। जबकि पाकिस्तान में, जहां पर की इकॉनमी का पहले से बुरा हाल है, मेरा ख्याल है कि इसका असर बहुत गहरा होगा और बहुत ज्यादा देखा भी जाएगा। बात अमेरिका ही की हो रही है, तो यहाँ से एक और बहुत बड़ी खबर है। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं, बहुत पावरफुल सेक्रेटरी थी, क्रिस्टी नोम, उनको अपने ओहदे से फारिग कर दिया है। और अब उनकी जगह जो ओक्लाहोमा से सेनेटर हैं मार्क वेन मलिन, वो अब नए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी होंगे। बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्रिस्टी नोम, जो कि यानी वैसे कहा जाता है कि सर ट्रंप उनको बड़ा पसंद करते थे, और उनको इस ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन ट्रंप का कहना है कि हम उनको एक और नया ओहदा दे रहे हैं, और वो सिक्योरिटी रिलेटेड ही होगा। उसका ऐलान आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो गोया उनको मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से या काबीना से बाहर नहीं किया गया, लेकिन इस ओहदे से हटाया गया। अब इस ओहदे से क्यों हटाया गया, उसकी दो चार वजूहत हैं। एक तो यह है कि अमरीकी जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी कांग्रेस और में जो है क्रिस्टी नोम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। एक तो उन्होंने हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी इश्तिहारी कैंपेन शुरू की हुई थी, जो कि आपको अमेरिका के तकरीबन हर सोशल मीडिया और दूसरे चैनल्स पर नजर आती थी। वो वो उन लोगों के हवाले से थी जो कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। और इसमें बुनियादी जो मेन कैरेक्टर था इस इश्तिहार का, वो क्रिस्टी नोम खुद थी। तो उन पर इल्जाम ये लग रहा था कि आपने 220 मिलियन डॉलर की ये कैंपेन चलाई, और इसमें आपने अपना चेहरा शामिल किया, जो कि गलत है। तो उनको इस ओहदे से हटाया गया। एक और उनके ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम हैं, जिनमें कि जो इमिग्रेशन रेड्स हो रही हैं, और जिसमें जिस तरीके से जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के जो एजेंट्स हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड पावर इस्तेमाल की है, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि हमने यानी शायद सुर्खियों में रहे कि जहां पर अमरीकी शहरियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट को क्रिस्टी नोम के तहत मातहत चलाया जा रहा था, तो उसमें उन पर इल्जाम था कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। लेकिन अब जो नए जो इसके सरबराह आए हैं मार्क वेन, ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी मैगा से ताल्लुक रखते हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन है, जो मूवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसके एक बहुत अहम जो है रुकन है। और उम्मीद यही है कि शायद इनका दौर भी क्रिस्टी नोम के दौर से कोई ज्यादा मुख्तलिफ ना हो। क्या ये भी इतनी ही सख्त इन्फोर्समेंट करेंगे, ये मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आखिर में थोड़ा जिक्र उस जंग का जो कि शायद पाकिस्तानी भी भूल गए हैं, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त झड़पें हैं, जो कि शायद इस वक्त भी जारी हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में तो आज जो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़,
وہ تو ویسے اب ڈیلی جس طرح آپ کرکٹ کا سکور کارڈ دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اس جنگ کو اتنا ڈی ہیومنائز کر دیا ہے، اس کو اتنا غیر انسانی بنا دیا ہے کہ وہ ڈیلی نمبرز دیتے ہیں، اتنے مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز نہیں ہوتی۔ باقی جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی آپ کو بہت کم ایسے یعنی بیانات سامنے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر یہ معلوم ہو کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس سے حاصل کیا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جنگ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی میڈیا کی شہ سرخیوں سے بھی تقریباً غائب ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو بالکل نارملائز کر دیا گیا، یعنی پاکستان نے ایک جنگ شروع کی اور اب اس جنگ کو نارملائز کر دیا ہے۔ یعنی نارملائز ایسا کیا ہے کہ کراچی میں بیٹھے شخص کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان بارڈر پر موجود وہ گاؤں، وہاں پر چھوٹے بچے جو اس وقت مختلف مشکلات کا شکار ہیں اس جنگ کی وجہ سے یا اس جنگی پالیسی کی وجہ سے، اس سے ہمارے عوام بے خبر ہیں۔ کیونکہ میڈیا تو خیر ایسی رپورٹنگ کی میرے خیال ہے ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ان علاقوں میں جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ضرور ہے کہ آج کچھ یہ اطلاعات ہیں کہ آئی ایس پی آر والوں نے آج خیبر پختونخوا کے کچھ سینئر جرنلسٹ کو کچھ بریفنگ وغیرہ دی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی معلومات دی گئی، بلکہ وہاں پر کچھ ٹاکنگ پوائنٹس تھے جو میں دیکھ رہا تھا کچھ میڈیا میں کہیں ایک آدھ نظر آئے۔ ادر دین دیٹ اس جنگ کو بھولا جا چکا ہے، اور یہاں پر جو میڈیشن ایفرٹس ہیں وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ وہ ترکی کے صدر جو رجب طیب اردوان ہیں، ان کا ایک بیان آیا کہ جی ہم جنگ بندی کے لیے کچھ کوششیں کریں گے، کچھ نہیں ہوا۔ آج روس کی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں، ان کا ایک بیان ضرور سامنے آیا، انہوں نے بھی پاکستان اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں اور آپس کے جو معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ کیا ایسا دونوں ملک کریں گے؟ مجھے کوئی ایسی نیت نظر نہیں آ رہی، بلکہ چائنیز جو ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ ایک خبر مجھے تھوڑی نظر آئی تھی کہ چائنا کے جو افغانستان میں ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے آج افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی، اور وہاں پر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جی بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں، لیکن ایکٹیو ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کیونکہ ہم نے جنگ کو نارملائز کر دیا ہے، اور وجہ کیونکہ اس جنگ سے عام لوگ متاثر نہیں ہو رہے۔ اس جنگ سے وہ غریب متاثر ہو رہے ہیں جو کہ ان بارڈر ریجنز میں رہتے ہیں اور دونوں جانب رہتے ہیں، اور اس کا ایک بہت ہارفک امپیکٹ آ رہا ہے ان لوگوں پر۔ اور یہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر سب سے زیادہ غربت بھی ہے، اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ سب سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میری موت کیوں واقع ہوئی، میرا جرم کیا تھا، میں نے کیا ظلم کیا تھا۔ تو یہاں پر معاملات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معاملات اور کس طرف جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔